नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और दोस्तों, खेल समाचार के आज के इस अंक में हम नीरज चोपड़ा से जुड़ी खबरें देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणॉय का सफर जो है वो कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा फुटबॉल में डूरंड कप की भी बात करेंगे, लेकिन इन सब खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज के भाले ने 88.77 मीटर थ्रो के साथ फाइनल में बनाई जगह। पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। डीपी मनु और किशोर जैना ने भी फाइनल में। रविवार को होगा फाइनल मुकाबला। बाकू में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया कोटा हासिल। ट्रैप इवेंट में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला निशानेबाज। एशियन गेम्स के लिए 38 स्पर्धाओं में 634 सदस्यीय भारतीय दल लेगा हिस्सा। खेल मंत्रालय ने की घोषणा। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होंगे एशियाई खेल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से। वहीं चिराग सात्विक की जोड़ी भी आज खेलेगी अंतिम 8 का मुकाबला। और डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। क्वार्टर फाइनल में इंडियन आर्मी फुटबॉल क्लब को दी मात। और आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं नीरज चोपड़ा की से जुड़ी खबर के साथ। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर रिकॉर्ड किया, जो सीजन का सर्वश्रेष्ठ भी है। इसके साथ ही नीरज ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। इस चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। इस बार देश को नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। वहीं डीपी मनु और किशोर जैना ने भी फाइनल मुकाबले में एंट्री कर ली। डीपी मनु और किशोर जैना ने 6ठे और 9वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। डीपी मनु का बेस्ट थ्रो 81.31 मीटर रहा, जबकि जैना ने 80.55 का थ्रो किया। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आज भारत के एचएस प्रणॉय का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। वहीं पुरुष युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी आज डेनमार्क की जोड़ी के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी। अब बात कर लेते हैं निशानेबाजी की। भारत की ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल कर लिया है। राजेश्वरी ने बाकू में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट में 5वें स्थान पर रहकर ओलंपिक का टिकट कटाया। उन्होंने स्पर्धा में कुल 19 अंक हासिल किए और ट्रैप इवेंट में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला निशानेबाज बनी। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 634 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है। खेल मंत्रालय ने भारतीय दल की घोषणा की। भारतीय एथलीट 38 स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा 65 खिलाड़ी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की अगुवाई में एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। वहीं रोइंग में 33, निशानेबाजी में 30 और कुश्ती में 18 सदस्यीय दल जो है वो पदक के लिए जोर आजमाइश करता दिखाई देगा।
इस बार के एशियाई खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। भारत की पुरुष और महिला टीम इसमें हिस्सा लेंगी। पिछली बार 2018 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने 16 स्वर्ण सहित कुल 70 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। Namaskar. At the invitation of his counterpart, Excellency the Prime Minister of Greece, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, is currently paying an official visit to Greece, the first by an Indian Prime Minister in 40 years. Prime Minister has just completed an extensive set of engagements since his arrival earlier this morning in Athens. He started off by paying a tribute at the tomb of the unknown soldier in Greece. Prime Minister thereafter met with the President of Greece. After their meeting, Honorable Prime Minister was conferred the Grand Cross of the Order of Honor, an award of the Greek government. He is the first foreign head of the government to receive this honor. The citation accompanying the award recognizes Honorable Prime Minister's contribution to India's economic progress and prosperity, as well as to the promotion of friendship of bilateral relations with Greece. It also recognizes Prime Minister's contribution in bringing environmental protection and climate change to the top of priority of international activity. Thereafter, Prime Minister held discussions with His Excellency the Prime Minister of Greece. Just to recall that two Prime Ministers had last met in September 2019 on the sidelines of the UNGA. Prime Minister conveyed his condolences to the Prime Minister of Greece at the loss of life and property caused by the forest fires in Greece. Prime Minister was received with exceptional warmth, and the discussions with his counterpart, the Greek Prime Minister, were extensive and resulted in important and productive outcomes. The two Prime Ministers have just concluded addressing a session with the CEOs of the business community on both sides. In terms of key outcomes and decisions, I would like to highlight some of the important ones. First and the foremost, the two leaders decided to give a strategic impulse to the relationship, and the ties between India and Greece have been upgraded to the status of strategic partnership. The second substantive set of outcomes was in the field of economic partnership between the two countries, where in between the discussions with the Prime Ministers, between the two Prime Ministers, and also at the business sessions, the key elements that were under focus were: one, doubling of trade till 2030 from the levels that they are currently now; two, greater partnership in investments and manufacturing; three, deepening of cooperation in the field of logistics, particularly the field of shipping. In this context, Prime Minister particularly highlighted potential to cooperate between India and Greece in the field of green shipping. Prime Minister also spoke about potential cooperation in the field of traditional medicine, as also the conventional pharmaceutical cooperation, including both in manufacturing and research and development. The third main segment of outcomes that the two Prime Ministers agreed upon is in the field of technology. After the discussions, it was clear both leaders emphasized that
technology as technology, technology as services, and technology also as product, and technology as a platform-based cooperation could offer strong potential and considerable opportunity for cooperating between the two countries and between the two economies. The fourth segment of partnership on which the two Prime Ministers focused on and talked about their intent to promote cooperation in this space is people-to-people connect. In this segment, Prime Ministers focused on connect between the youth of the two countries, the area of tourism and hospitality. The two Prime Ministers agreed the need to start direct flight connectivity between the two countries, cultural cooperation, migration and mobility in order so that the competencies in the two economies in the field of skills could be addressed. The fifth segment of partnership and cooperation that the two leaders focused on was defense and security. The two Prime Ministers agreed that the national security advisors of the two countries will supervise the larger frame of defense and security cooperation between the two countries, which should include, of course, increasing exercises as we do between the armed forces of the two countries, as the two maritime countries, India in the Indo-Pacific and Greece in Mediterranean, as also cooperation in the field of manufacturing, in the area of defense. All in all, if you were to segment, if you were to put together all the segments of cooperation that the two Prime Ministers listed, which is the strategic partnership, economic engagement, technology cooperation, people-to-people ties, and defense and security engagement, all in all, it has been an extremely productive, highly successful visit so far, which points to the future direction of India-Greece relationship in terms of advancement of our cooperation and engagement across the diverse sectors that I mentioned. Honorable Prime Minister also took this opportunity to invite his Greek counterpart for a visit to India, which he accepted. Honorable Prime Minister will be addressing the Indian diaspora later this evening, whereafter his visit would conclude and he would depart Athens for return to India. Thank you very much. तो अभी आप ये देख रहे थे ग्रीस से विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, जहां पर प्रधानमंत्री के जो ग्रीस का जो दौरा है उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता थी, जिसमें साफ तौर पे इस बात को बताया गया कि भारत और ग्रीस के संबंध किस तरह से प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं इस यात्रा के बाद से, और साथ ही साथ इन बातों को भी सामने रखा गया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रणनीतिक साझेदारी जो होगी वो भी दोनों देशों की एक और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अग्रसर होगी। साथ ही साथ युवाओं का जो कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसमें युवाओं का एक दूसरे से जोड़ा जाए। इसके अलावा इन बातों को भी सामने रखा गया कि यहाँ भारत से सीधे ग्रीस के लिए एक सीधी फ्लाइट जो है उसको भी सामने रखा गया कि उसकी भी एक ज़रूरत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उस चीज़ पे भी दोनों देश जो हैं वो आगे बढ़े हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत और इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से भारत और ग्रीस के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूती की नई ऊंचाइयों को जो हैं वो छू रहे हैं। और वापस एक बार फिर से लौटते हैं खेल की खबरों पर। जिस ग्राउंड पर बचपन में सीखा हो वहीं पर भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनकर छोटे छोटे साथियों को सिखाना बड़ी बात है। पुराने दिनों को याद कर भारत के भविष्य को संजोने का दृश्य वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के ग्राउंड पर दिख रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। यूपी कॉलेज का ग्राउंड है, पीछे खिलाड़ी, युवा छोटे छोटे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बास्केटबॉल के छोटे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके साथ? भारत के कप्तान विशेष भृगुवंशी के साथ। विशेष ने भी अपने बचपन में यहाँ प्रैक्टिस की और अब भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी सीरिया से लौटे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का। विशेष आप जब वाराणसी आते हैं तो यहाँ चूँकि आपकी फील्ड रही है, यहीं पे प्रैक्टिस किया है, कैसा लगता है जब आते हैं यहाँ पे, फिर से आते हैं जब? काफ़ी अच्छा लगता है भैया यहाँ करके, क्योंकि जहाँ से सीखे हुए हैं तो वो तो छूटता ही नहीं, और यही हम लोग को आता है बास्केटबॉल खेलना।
और नए बच्चे हैं, नए बच्चों को नई चीज़ें बताना, टेक्निक जो हम लोग बाहर से सीख के आते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट तो सदियों से चला आ रहा है। हम लोगों ने भी अपने सीनियरों से यही सीखा और हम लोग भी अपने बच्चों को वही सिखाने की कोशिश करते हैं जो नई चीज़ सीखते हैं। ये सीरिया से अभी आप लौटे हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा आप लोगों का? काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इंडियन टीम का। बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। 2 गेम जीते हम, और कजाकिस्तान हमसे 20 रैंक ऊपर है, उससे हम लास्ट में 3 पॉइंट से मैच हारे। तो मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आई है टीम, और उम्मीद है कि इस तरीके से अगर परफॉर्म हम अच्छा करते रहें तो हम एशिया में भी जल्दी ही अपना स्थान बनाने में सफल हो जाएंगे। आपको लगता है कि आप लोग जिस तरह की मेहनत करते हैं भारतीय टीम को उस ऊंचाई तक ले जा पाएंगे आपके नेतृत्व में? ज़रूर ले जाएंगे भैया। हर टीम यही मेहनत करती है जो हम करते हैं। यहाँ कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हो जाती हैं। अब उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करके और मैचेस के वीडियोस के माध्यम से देख के, समझ के, और उन पे ही काम करते हैं ज़्यादा, कि ताकि हमने जो गलतियाँ पहले की हैं वो गलतियाँ दोबारा ना हों और आगे हम देश का नाम रोशन कर सकें। काशी का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इन बच्चों को जो भविष्य है हमारे देश के, उनको ये सलाह दे रहे हैं कि ग्राउंड पे अगर मेहनत करोगे तो एक दिन सितारा बनकर जरूर चमकोगे। ऐसी ही उम्मीद करते हैं हम लोग कि इनके लिए भी कुछ ऐसा होगा जिससे इन बच्चों को प्रेरणा स्रोत होंगे ये, और ज़्यादा उत्साह से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इस ग्राउंड पर। भारत और ग्रीस के बिजनेस फोरम की संयुक्त बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और भी बढ़ाने को लेकर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जो है वो तेजी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और इसका मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। भारत के पास न केवल डेमोग्राफिक ताकत है, हमारे युवा एस्पिरेशनल है, स्किल हो रहे और साथ साथ मोबाइल भी है। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। देश के स्वरूप को बदलने के लिए मेरा मंत्र रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। हम इसी स्पिरिट से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भारत निवेशकों के लिए रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहा है। संभावनाएं अपार हैं। सप्लाई चेन को लचीला और भरोसेमंद बनाने के लिए भारत का जोर है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आज भारत के द्वारा विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खुले हैं। रक्षा क्षेत्रों को भी खोला गया है। इसमें को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बहुत संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारे डिजिटाइजेशन के प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि हमारी सप्लाई लाइंस रेजिलिएंट हो और हमारे पार्टनर्स भरोसेमंद। तो आइए एक बार फिर से अब खेल की खबरों का रुख करते हैं और अब चलते हैं कुश्ती की ओर, जहां ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इसका बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश की उम्मीदों पर बुरा असर पड़ेगा। के लिए भी और पहलवानों के लिए भी बड़ा दुखद है। और कुश्ती की अगर बात करते हो तो पिछले 6-7 महीने से, जनवरी के बाद से तो कुश्ती हर जगह बदनाम हुई है, चाहे वो ट्रायल को लेके हो, चाहे शोषण का मामला हो। और अभी आके जो सस्पेंड करना है भारतीय कुश्ती संघ को, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी एशियन गेम्स है, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है। कोई पहलवान हमारा अगर क्वालिफाई भी करता है तो वो देश में, क्योंकि देश को कोटा जाता है, तो वो मान्य नहीं होगा। इसका फायदा किसी दूसरी कंट्री के पहलवान को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और चुनाव जल्दी से, क्योंकि चुनाव इसका एक मात्र ऑप्शन है, तो जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द के प्रयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सकारात्मक सोच को जन्म दिया है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने
विकलांग शब्द को दिव्यांग से बदलने की प्रधानमंत्री के फैसले के बाद लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बात उन्होंने खुद कही। आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। विकलांग शब्द को दिव्यांग से बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक सकारात्मक सोच को जन्म दिया है, बल्कि इन एथलीटों के विकास और इनके आगे बढ़ने के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा ने दिव्यांग शब्द को पेश करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भाषा में इस बदलाव से आम जन की मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जब से विकलांगता के शब्द को बदल के दिव्यांगता की शब्दावली लाई है, तब से मुझे लगता है इन विशेष बच्चों के जीवन में भी एक नई रोशनी आई है। जब हम दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं तो दिव्यांग शब्द से एक अनुभूति होती है दिव्यता की, एक अनुभूति होती है विशेषता की और एक अनुभूति होती है ईश्वरीय कार्य की। तो मुझे लगता है ये दिव्यांग जो शब्द आज हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है और इस शब्द ने इस विकलांगता के पूरे अर्थ को ही बदल दिया है। भारत में दिव्यांगों के प्रति इस सकारात्मक परिवर्तन के उल्लेखनीय लाभार्थियों में से एक विशेष ओलंपिक आंदोलन रहा है। दिव्यांगों के प्रति इस भाषाई बदलाव का प्रभाव दूरगामी रहा है। न्यू आशा स्पेशल स्कूल और वंदन इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीटों के समर्थन के लिए आगे आए हैं। ये जो बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों चाहे नॉर्मल, ये देश के धरोहर हैं और इनकी हर वो चीज़ जो इन्हें चाहिए वो स्कूल के माध्यम से पूरा करना हमारा ही नहीं, सारे जो स्कूल हैं सभी का कर्तव्य है। हमारे बच्चे जो दिव्यांग हैं और जो स्पेशल हैं, उनको ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हम नॉर्मल बच्चों से कहीं कम हैं। हमने तो कहा है कि इस तरह कार्यक्रम कहीं भी हमारी संस्थाओं में होंगे, हम उसके लिए वेलकम करेंगे और हमारे स्कूलों में भी दिव्यांग बच्चों का, स्पेशल बच्चों की क्लासेस लगती है। न्यू आशा स्पेशल स्कूल विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। इस विद्यालय ने बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी सुविधाओं का भी विस्तार किया है। मैं ये काम पिछले 23 साल से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके और अंदर से जो एक अलग से फीलिंग आती है इन बच्चों के साथ काम करके, सुकून इतना मिलता है कि नॉर्मल के साथ भी काम करते तब इतना अच्छा नहीं लगता जितना इन बच्चों के साथ अच्छा लगता है। और मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं इनके साथ कुछ अच्छा करूं, बहुत अच्छा करूं, इनको और आगे तक लेके जाऊं और ऊपर वाले ने और मिस नड्डा मैम की वजह से ही मैं आज यहाँ तक इन बच्चों को लेकर आई हूँ, मतलब और आगे बढ़ाना चाहती हूँ उनके स्पेशल ओलंपिक भारत के जरिए से। दिव्यांग आंदोलन ने न केवल शिक्षण संस्थानों को आगे आने में सहयोग किया है, बल्कि बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कैसे समझा जाता है, इसके व्यापक सांस्कृतिक बदलाव को भी प्रेरित किया है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे से जुड़ी हुई खबर का, जहां पर बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए उद्योगपतियों ने खुशी जाहिर की है कि ग्रीस के उद्योगपति दिमित्री पेप्लोक्सोपोलोस ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात पर निवेश को लेकर आशा जताई है। We just had a wonderful opportunity to spend 2 hours with Prime Ministers Modi and Mitsotakis and delegations of business from both India and Greece. We were able to share the immense progress that India has made under Prime Minister Modi's leadership
in the last few years. It's one of the fastest growing and biggest economies in the world and offers tremendous opportunity. And the preconditions that have been created by the reforms brought about by Prime Minister Modi make it a very promising area to invest. तो फिलहाल खेल समाचार में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।